नमस्कार दोस्तों। यह है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है पॉलिटिकल की। ठीक है ना। इसमें अपना दूसरा पार्ट चल रहा है। अब यहाँ से शुरू करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। तो चलिए आराम से हर एक लाइन को, हर एक फैक्ट को, हर एक क्वेश्चन को समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों में से ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या 100% संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती है। भारत में विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से, अच्छा, रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है जनसंख्या के हिसाब से। कौन सा राज्य रूस से बड़ा है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में अनेक राज्य खुद ही भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विकेंद्रीकरण भारत में किया गया था 1990, 1991, 1992 में। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था 1992 में। तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक वैधता है। निर्वाचन स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है।
सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। ठीक है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूहों की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसे कई सदस्य और अध्यक्ष होता है। दोबारा देख ले है ना। यहाँ से गांवों के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरीके की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। ठीक है ना। पंच कहाँ से चुने जाते हैं? सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। सभी वयस्क लोग। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। दोबारा देख लें। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? वार्डों से। और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसले लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है ना। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद का प्रमुख। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। शहरों की बात आ रही है। शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे अधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। मतलब
स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है पूरे देश में। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। पंचायत के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। सही है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। हम अपने गांव में शहर की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें। अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें: आपका पंच, आपका सरपंच, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। यह भी पता करें कि ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और इसमें कितने लोगों ने भागीदारी की थी। अगर आप शहर में रहते हैं तो निम्नलिखित नाम पता करें: आपका काउंसलर, नगर निगम या नगर पालिका प्रमुख। अपनी नगर पालिका अथवा नगर निगम का बजट और खर्च के मुख्य मदों का पता लगाएं। ठीक है ना। पंच, सरपंच, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। और शहर में काउंसलर, नगर निगम या नगर पालिका प्रमुख। अपनी नगर पालिका अथवा नगर निगम का बजट और खर्च के मुख्य मदों का पता लगाएं। भारत के खाली राजनीति नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं, उनके नक्शे से रंग भरें। ये पाठ हो गया है अपना। आई बात समझ में? ये पाठ हो चुका है भाई, लेकिन इससे पहले जो कुछ रहा है ना उनको देख लेते हैं। जैसे कि ये है अच्छा, तो हमारे यहाँ रेलगाड़ी के 3 टियर कोच जैसी व्यवस्था है। मुझे तो सबसे निचला बर्थ ही अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्यों को चलाते हैं। इसी तरह से जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए। फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश क्यों चलाते हैं। 4 RS 250 जस्टिस इन विलेज बिल। वुमेन प्रधान, विंड ऑफ चेंज, डेमोक्रेसी फॉर सेल, दी हाईएस्ट विडिन, स्टेज ऑपोजिट डायरेक्ट, फंडिंग ऑफ ए पंचायत, ओवर 1 मिलियन वुमेन इलेक्टेड टू पंचायत। भारत में हुए विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में अखबार की इन कतरनों में क्या कहा गया है। ब्राज़ील का एक प्रयोग। ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे, ब्राज़ील का शहर है पोर्तो एलेग्रे विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर परिषद के समानांतर एक संगठन खड़ा किया गया है। नगर परिषद के समानांतर और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उपक्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उपक्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है जो अंतिम फैसला लेती है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती है और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं।
वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की है। ब्राज़ील का एक प्रयोग। 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम पहाड़ कहते हैं। ब्राज़ील का एक प्रयोग। ठीक है, और नहीं है कुछ भी। भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। एक है मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। थर्ड है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। शासन के संघीय और एकात्म स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। विकेंद्रीकरण किया गया था 1992 में, यानी कि नगरपालिका और पंचायतों को अधिकार दिए गए थे। रिक्त स्थानों को भरें। चूँकि अमेरिका एक लोकतंत्र की तरह का संघ है, गणतंत्र की तरह का संघ है, लोकतंत्र की तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। पता नहीं भाई। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली संसदीय या संसद की या ब्रिटेन की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली विकेंद्रीकरण की है। यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। देख लेना भाई। जो कि अमेरिका खालिस्तान तरह का संघ है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत खालिस्तान है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएँ दी गई है, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएँ दी गई है, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। संहिता। प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। सही है। अरमान। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। नहीं, भाषा के आधार पर क्यों बांटा है भाई, देश तो अपना भारत है ना। अरे इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने का काम किया है। अगर भाई बांटा होता तो जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है या फिर कोई और देश के साथ मैच होता है तो सब मिल के देखते हैं पूरे राज्यों के, चाहे वो कौन सी भी भाषा से हो। ऐसी बात नहीं है। वो तो प्रशासन में सहूलियत हो इस वजह से बांटा जाता है। और इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। संघीय सरकार की एक विशेषता है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। सही है। अधिकार विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित अधिकार ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। निर्वाचित अधिकारी ही सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। सरकार की शक्ति
शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ये तो भाई मेरे को सभी बढ़िया सही लग रहा है। अधिकार है ना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार को शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची वाले समूह में लिखें। रक्षा संघ सूची है ना, रक्षा, फिर बैंकिंग, संचार, व्यापार, विवाह समृद्धि सूची है ना, पुलिस राज्य सूची, कृषि राज्य सूची, शिक्षा समृद्धि सूची, वन 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 समृद्धि सूची का विषय है शायद, है ना। ये याद आना होना चाहिए, इस क्वेश्चन आएंगे। बताइए कौन संघीय सूची में है, कौन राज्य सूची में है, कौन समृद्धि सूची में है। जब संघ सूची, रक्षा है ना, बैंकिंग, संचार, व्यापार भी मान सकते हैं, है ना। इसके बाद में है राज्य सूची में पुलिस है, कृषि है ना, पुलिस कृषि, पुलिस कृषि, विवाह आ सकता है क्या। समवर्ती सूची, शिक्षा, वन। नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। जो राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघ सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अविशिष्ट अधिकार, राज्य सरकार सही है या ना, केंद्र भी सही है, ये भी सही है। सूची पत्र सूची सेकंड को एक कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। जो भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल, नगर निगम, मेयर, ग्राम पंचायत, सरपंच। इन बयानों पर गौर करें। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। इन बयानों पर गौर करें। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। ठीक है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। आई बात समझ में। ऊपर दिए गए बयान कौन कौन सही हैं। जब सुन मेरी बात, देख श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। नहीं, ये गलत है, से को हटा दे, बस से को हटा दे, से को हटा दे, से को हटा दे। तो ए और वे। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। वे। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों का केंद्र और राज्य सरकार का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। सही है, ए और वे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक। ये पार्ट था भाई। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से कि वन किस सूची का विषय है। यहाँ पर संचार, व्यापार या विवाह है।
ब्राज़ील का एक प्रयोग। भारत में विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बारे में अवकार किन कथनों में क्या कहा गया है? कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हम राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नाम स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक वैधता है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 में। तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। ठीक। भारत की भाषाई विविधता। गठबंधन सरकार बात बोलें भेद खोलें। गठबंधन सरकार है ना, हिंदी ही क्यों, बांग्ला या तेलुगु क्यों नहीं। केंद्र राज्य संबंध और भाषा नीति। भाषाई राज्य। सन 1947 का भारत। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? अनुच्छेद 371। राज्य सूची में है ना, ये आ गया केंद्र राज्य सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश में इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। बैंकिंग, संचार और मुद्रा, विदेशी मामले। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार राज्य सूची का है, वाणिज्य भी राज्य सूची का है, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थायी महत्व के विषय। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती में शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, समवर्ती सूची। व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची। अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ठीक। संघवाद क्या है? तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।